बादलों से होकर कुछ शब्द ऐसे बरसे कि मन का कोना कोना धुल गया, एक उजाला मेरी आत्मा में घुल गया। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की। मैं हूँ रजनी सेन। साहित्य का उजाला लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ साहित्य की दुनिया की अनकही अनसुनी बातें आप तक पहुँचेंगी। बातें जिनका सरोकार आपसे है, आपके जीवन से है, जीवन के आनंद से है और आपको प्रेरित करने से है। तो देखिए क्या कुछ खास है इस सप्ताह साहित्य की में आपके लिए। जीवन यात्रा में आज आपके साथ होंगे मशहूर गजलकार और गीतकार आलोक श्रीवास्तव। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब ईश्वर चंद विद्यासागर और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे भारतीय मानक ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय। हजारों किस्से, लाख कहानी, अनगिनत फसाने लेकर आया है। खामोशी की दुनिया में शब्दों का मुसाफिर आया है। कहते हैं कि एक लेखक अपनी कलम के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, एक गांव, एक शहर से लेकर दूसरे गांव, दूसरे शहर तक शब्दों की दौलत बांटता फिरता है। और आज जीवन यात्रा में जिस लफ्ज़ों के मुसाफिर से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा की खुशबू को सारी दुनिया में फैलाया है। आइए आपको मिलवाते हैं मशहूर गज़लकार, गीतकार और साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव जी से। आज जीवन यात्रा में अपनी लेखन की यात्रा हमारे साथ साझा कर रहे हैं गज़लकार, गीतकार, वरिष्ठ साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपका भी मुझे इस अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बुलाने हेतु। और ख़ास तौर से बचपन से जो एक फैसिनेशन होता है, जो बचपन से आँखों के सामने एक पर्दा तैरा करता था, दूरदर्शन, तो उस दूरदर्शन पर इतने सम्मान से, इतने मान से, इतने स्नेह से बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह की बात की आपने। आप उस भाषा को पूरी दुनिया में लेकर गए जिसमें प्यार है, मोहब्बत है। उर्दू भाषा और हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी को भी आपने एक नयापन दिया। लेकिन आपकी जो किताबें आई, गज़ल की बात करें, आमीन, जो आपका गज़ल संग्रह आया, उसमें इतना कुछ है, जीवन से भरा हुआ, जीवन की मिठास से भरा हुआ। क्यों ना शुरुआत वहीं से की जाए? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप बोल रही थी और आपने मेरे तारुफ में भी जो कविता पढ़ी, तो मुझे लग रहा है एक शेर सबसे पहले मैं आपकी नज़र किए देता हूँ कि बात करो, और आपने उर्दू की भी बात की, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आमीन जिसका आपने ज़िक्र किया, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि आमीन जो है वो एक तरह से एक सरमाया है। एक उसमें इतने बड़े बड़े हमारे साहित्य के दिग्गजों ने आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं, उसकी जो गज़लें हैं, उन गज़लों को इतना प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है। उसके अब तक कई कई एडिशंस आ चुके हैं और अभी हाल में उसको पेंगुइन ने बहुत खूबसूरत तरीके से पब्लिश किया है और वहाँ भी वो पसंद की जा रही है। लगभग 10-15 साल पुरानी किताब हो गई है, लेकिन अब तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल परसों आई है और कोई ना कोई रचना उसकी हमेशा कहीं ना कहीं गाई, गुनगुनाई या पढ़ी जाती है। तो ये एक रचनाकार के लिए बड़े सम्मान की बात होती है कि जब आप अपने मनोभाव को प्रस्तुत करते हैं और वो रजनी जी को अपने से लगते हैं, किसी और को जो सुनता है उसको अपने से लगते हैं, तो ये एक बड़े मतलब बहुत रोमांचित करती है ये बात। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरस्कार जिनका आपने जिक्र किया, पुरस्कार भी लोकप्रियता के जो वो होते हैं, मार्ग होते हैं, उनसे होकर पहुंचते हैं। क्योंकि वो जब तक कृति कोई लोकप्रिय नहीं होगी तब तक वो साहित्य में अपनी जगह नहीं बनाएगी। तो उसने न सिर्फ लोक के मन में जगह बनाई, साहित्य में भी एक जो स्थान उसे हमारे वरिष्ठों ने दिया, उसके लिए भी मुझे बहुत मैं कृतज्ञ हूँ उसके लिए। तो आपके हाथ में वो रचनाओं की वो किताब आमीन है। हाँ, तो क्यों ना। हाँ, मैं गज़ल जहाँ से शुरू होती है, जो हम मानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ,
ये 13वीं शताब्दी में रेख्ता के नाम से जब शुरुआत हुई, तो उर्दू में एक बड़ी खूबसूरत परंपरा है जिसे खराज अक़ीदत कहते हैं। जब आप श्रद्धापूर्वक अपने किसी वरिष्ठ को याद करते हैं जी। तो आप एक पंक्ति अपने उस वरिष्ठ की लेते हैं और शेष रचना जो है वो आप स्वयं कहते हैं उसी ज़मीन पर। तो ये जहाँ से गज़ल शुरू हुई है, मैं वहीं से, तो पहला मिसरा हज़रत अमीर खुसरो का है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अब यहाँ से मैंने उनको समर्पित किया है कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। वाह वाह। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी ज़िद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। वाह वाह, बहुत ये सुंदर। इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आँखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। हाँ, और मीरा का दर्शन और ये अंतिम दो पंक्तियाँ कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियाँ। आहा, सखी बहुत ही पिया को सुंदर। जो मैं न देखूं तो कैसे बहुत काटूं अंधेरी सुंदर, रतियाँ। मतलब भाषा का जो सौंदर्य है वो मैंने ये कोशिश भी की कि जब हम उनको समर्पित कर रहे हैं अपनी कोई रचना, तो वो जो उनका एक कलर है अमीर खुसरो का, जी। उनका जो एक फ्लेवर है, वो भी जो बाद के मिसरे हैं या शेर हैं उसमें मेंटेन रहे, उसमें उसकी वो बरकरार रहे। बिल्कुल। यही मेरा अगला सवाल है कि चाहे इतिहास के पन्नों से आप अमीर खुसरो साहिब की बात करें या फिर हमारे आराध्य देव भगवान राम की बात करें, आपने इन संस्कृतियों की, जो गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, नब्ज़ पकड़ी है। नहीं, उसका रजनी जी सबसे बड़ा जो कारण है मेरी परवरिश को मैं देता हूँ, जो भोपाल विदिशा जहाँ से मैं आता हूँ, और हमारे यहाँ एक मिली जुली साझा तहजीब, और हमारे घर में भी ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी, हम मुझे याद है कि करीब जो लफ्ज़ है वो हमारे यहाँ करीब ही बोला जाता है। और ये मैंने अपने वालिदैन से, अपने माता पिता से, तो ज़बान, और मेरा अपना भी ये मानना है कि जो हमारी जो हिंदुस्तानी ज़बान है वो दो बहुत खूबसूरत ज़बानों से मिलकर बनती है। मैं कहूँ कि मैं पूरी तरह से हिंदी बोलता हूँ तो ये गलत होगा, मैं कहूँ कि मैं पूरी तरह से उर्दू बोलता हूँ या हम, तो वो भी गलत होगा। हिंदी और उर्दू, ये दो ज़बानें मिलकर एक ज़बान बड़ी खूबसूरत बनती है हिंदुस्तानी, जो आप और हम बोलते हैं। तो मैंने हमेशा उसी ज़बान में कहने की कोशिश की, और वो ज़बान पसंद की गई क्योंकि वो सब बोलते हैं, क्योंकि उनके डिक्शन एक से हैं, उनकी वोकेबलरी एक सी है। आप हिंदी को अलग करके उर्दू नहीं बोल सकते और आप उर्दू को अलग करके हिंदी नहीं बोल सकते। तो जो भी हम लोग बोलते हैं, बरतते हैं, वो ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, भवानी भाई का कितना अच्छा गीत है कि जिस तरह तू दिख रहा है उस तरह तू लिख, और जैसा लिख रहा है उस तरह तू दिख। तो मैंने कोशिश की कि वही ज़बान जो आप और हम बोलते हैं उस ज़बान में हो, और वो उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, मेरे लिए वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। और उसमें जो भाषा की शुद्धता है उससे आप कभी समझौता नहीं करते, फिर वो चाहे आप शिव तांडव का एक आसान रूप दे रहे हो अपने सुनने वालों को, या फिर हमारे राम को आप शब्द दे रहे हो। तो ये जो आपकी कलम है, फिर आप जाते हैं, लेकिन फिर आप जैसा ही साहित्यकार जाता है फिल्मों में, तो वहाँ एक नई उम्मीद जगाता है, क्योंकि आजकल जो लिखा जा रहा है उसमें अशुद्धि भी है, कहीं एक धुंधलापन भी है। तो क्या वहाँ एक चुनौती थी? हाँ, वहाँ चुनौती आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक चुनौती आई है और लौट गई है। मुझे याद है पिछले दिनों एक AR रहमान साहब ने एक फ़िल्म प्रेजेंट की थी, अटकन चटकन। अच्छा। उसका संगीत दिया था शिवमणि जी ने, और उसमें एक बड़ा सुंदर सा गीत है माँ के लिए। तो मुझे कंपोजिशन भेजी गई, मैंने लिखा भी, फिर उन्होंने शायद से मेरा प्रोफाइल देखा होगा या मेरा काम उनको बाद में पता चला होगा,
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक काम कीजिए, पहले आप लिखिए हम इसे बाद में कंपोज करेंगे। तो वो रूना रिजवी ने गाया, बड़ा अच्छा गीत है वो, माँ के लिए है। और मैंने कई बार ऐसा, जब जगजीत जी के साथ पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने गालिब की वो गज़ल सुनी है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो मैं कहा हाँ जी हाँ सुनी, किसने नहीं सुनी होगी, तो हमारे सिलेबस में थी, हम लोग जब लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो बोले इस मीटर बहर पर तुम गज़ल कहो, मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो मैंने मतला कहा उसमें कि बेवफ़ा है कि बावफ़ा क्या है, बेवफ़ा है कि बावफ़ा क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है। तो बोलेगा गालिब बन के मत लिखो, आलोक बन के लिखो ठीक है। और जो बिल्कुल कंटेम्परेरी थॉट्स हैं यंग जनरेशन के या मोटिवेशनल कोई बात, तो वो ज़बान, तो वो मतला हुआ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो ज़बान हम और आप बोल रहे हैं इस वक्त भी, उसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, उसमें अंग्रेज़ी भी है थोड़ी सी, उसमें शायद संस्कृत का भी कोई शब्द आ जाए, तो उसी ज़बान में अगर कहा जाएगा तो वो बात दिल से दिल तक पहुँचेगी। उनको देखना सुनना मानो गहनों से लद जाना था, जाने किस मिट्टी के बने थे वो हीरे मोती जैसे लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व का असर हम पर जादुई होता है। उन्होंने हमें जिस तरीके से प्रेरित किया होता है, वो प्रेरणा हमेशा जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, समाज को बदल कर रख देती है। एक ऐसी ही प्रेरणा थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने विधवाओं के जीवन को बदल कर रख दिया और उनके जीवन में वे कई बड़े सुधार लेकर आए। और क्या खास बातें थी उनके व्यक्तित्व में, बता रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण एक किताब के जरिए पुस्तक चर्चा में। आइए देखते हैं पुस्तक चर्चा। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक, दार्शनिक और शिक्षाविद ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन पर आधारित पुस्तक है ईश्वरचंद विद्यासागर। इसे लिखा है S.K. बोस ने और प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। यह पुस्तक बताती है कि वीर सिंघा में 26 सितंबर 1820 को जन्मे ईश्वरचंद बचपन से ही बड़े मेधावी व्यक्ति थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में की और उसके बाद वो कोलकाता आ गए। कोलकाता में आकर संस्कृत कॉलेज में उन्होंने अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाया कि उन्हें न सिर्फ पुरस्कार मिले बल्कि छात्रवृत्तियां भी मिली और उन्होंने अपना मौलिक लेखन प्रारंभ किया। 14वें साल में उनका विवाह दिनमणि के साथ हो गया। उनका जीवन बेहद संघर्षों से भरा हुआ जीवन था। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को बुद्धिगम्य बनाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन जब मनचाहे प्रयास न कर पाने की स्थितियां सामने आईं तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज को त्याग दिया। संस्कृत कॉलेज के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगाल में वो एक प्रधान पंडित के रूप में प्रविष्ट हुए और वहाँ उन्होंने हिंदी अंग्रेज़ी का गहन अध्ययन किया। संस्कृत प्रेस खोलना इस व्यक्ति का एक सबसे बड़ा काम था और वहाँ से पहली पुस्तक का प्रकाशन किया, वेताल पंचशतक। यह पुस्तक रवीन्द्रनाथ और उनके पिता को भी बहुत पसंद आई। रवीन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ द्वारा प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक मंडल में इन्हें स्थान दिया गया और इसके बाद इन्होंने लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की। व्याकरण कौमुदी को नए रूप में इन्होंने रचा और संस्कृत पढ़ने वालों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। पाठ्यक्रम पद्धति में इन्होंने कई बदलाव किए और सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि विद्यालय में जाति के आधार पर प्रवेश पर रोक लगाई। इन्होंने आम जन के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। आदर्श स्कूलों की स्थापना की और ग्रामीणों के बीच मन लगाकर काम किया। लड़कियों को की पढ़ाई को लेकर के ईश्वरचंद विद्यासागर के मन में गहरा लगाव था। इसकी गति क्या थी ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि केवल एक वर्ष में उन्होंने 35 लड़कियों के विद्यालय
खोले। इनकी रुचि विधवा पुनर्विवाह के मामले में भी बेहद गंभीर थी। समाज से टक्कर लेते हुए इन्होंने एक नया परिवेश बनाया और 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के एक मित्र के घर एक विधवा का पुनर्विवाह हुआ। यह एक ऐसा इतिहास था जिसने मानव जाति को नए सिरे से प्रभावित किया। ईश्वरचंद को अनमेल विवाह से भी बेहद नफरत थी। उनके एक मित्र ने अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी क्या की, वो जीवन भर फिर उसके घर कभी न गए। गद्य निर्माताओं में, आज के गद्य निर्माताओं में ईश्वरचंद विद्यासागर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो न सिर्फ लेखन बल्कि एक शैलीकार के रूप में भी और एक अनुवादक के रूप में भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बाल पोथी बनाई और वर्ण परिचय जैसी पुस्तिकाएं तैयार की। उपनामों से भी इतना लिखा कि आज शोधकर्ताओं के लिए ये कठिन समस्या है कि उनके लेखन को कैसे एकत्र किया जाए। मानव मात्र के प्रति सहानुभूति रखने वाले ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे बड़ा काम अकाल के समय ये किया कि उन्होंने मुफ्त रसोई का प्रस्ताव दिया। इनके समाज सुधार के कार्यक्रमों का इतना बड़ा असर हुआ कि सरकार भी समय समय पर इनसे सुझाव मांगा करती थी। अपने पहनावे को लेकर इन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। एक बार धोती पहनकर ये एशियाटिक सोसाइटी और एक म्यूज़ियम में प्रवेश कर रहे थे। इन्हें रोक दिया गया। इन्होंने उसका भरपूर विरोध किया और इनके पांडित्य का ऐसा प्रभाव था कि एशियाटिक सोसाइटी के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में इन्हें बाद में मान्यता दी गई। महंगी जिल्द में किताब रखने का इन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया ताकि किताबें सुरक्षित रह सकें। इनके एक मित्र एक बार बहुत महंगा शॉल ओढ़ कर आए और उन्होंने कहा कि इन किताबों में आप इतनी महंगी जिल्दें क्यों लगाते हैं, किताबें तो सामान्य जिल्द में भी रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि आप भी तो ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ सकते हैं, इतना महंगा शॉल ओढ़ने की क्या ज़रूरत है। यह पुस्तक धीरेन्द्र वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में प्रस्तुत की है। राजा राम मोहन राय की परंपरा के इस सुधारक की इस जीवनी को आज के पाठकों को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि वो जान सकें कि पुनर्जागरण काल के इस महानायक का अर्थ क्या है और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। हरे भरे एक जंगल में चिड़िया सी चहकती हूँ, जब किताबों के बीच होती हूँ तो चंदन सी महकती हूँ। किताबें हमारे मन और जीवन को चंदन और उपवन की तरह कर देती हैं और ऐसे ही उपवन की हर सप्ताह आपको सैर करवाते हैं हम किताबों की दुनिया में। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के पुस्तकालय में। यहाँ हमने बात की भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और यहाँ की उपनिदेशक योगिता आहूजा जी से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में एक एमएसडी ग्रुप है, मैनेजमेंट सिस्टम डिवीज़न। एमएसडी ग्रुप के अंदर एक एरिया है एमएसडी 5 जो स्पेशली लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, म्यूज़ियम, डिजिटल लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल को हम डील करते हैं। तो इस एमएसडी 5 के अंदर हम लोग लाइब्रेरी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन स्टोरेज रिट्रीवल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करें, वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दे आर आल्सो डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन एरिया। वहाँ पे टेक्निकल कमिटीज़ हैं जिसको हम टीसी बोलते हैं, टीसी 46, टीसी 151, टीसी 171। ये तीनों टीसी कमिटीज़ जो हैं लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन
आर्काइव्स, माइक्रोग्राफिक्स से डील करते हैं। और हम लोगों के यहाँ ये सारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स आते हैं तो हम लोग MSD 5 में डील करते हैं। MSD 5 में जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं उसके लिए हम जो मेन मीटिंग है MSD 5 की, उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वी आल्सो इंक्लूड दी एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस अदर्स डिसिप्लिन आल्सो। और वहाँ बैठ के हम एक पैनल बनाते हैं, जिस पैनल ऑफ एक्सपर्ट जिसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक एरिया में स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर रिसर्चर्स, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम एक स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी उसके अंदर 5-6 मीटिंग कंडक्ट की हैं। सिमिलरली जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड्स में काम कर रहे हैं। और जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड, तो उसके अंदर टाइम, उस करंट टाइम में और स्पेसिफिक एरियाज़ में भी हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, आइडियाज़ डेवलप किया है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर यूज़र्स और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द करंट टाइम, ये आइडियाज़ हमने डेवलप किए हैं। इसके अंदर भी हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाएंगे और इसके अंदर जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, गाइडलाइंस होती हैं, वो हम डेवलप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमने गाइडलाइंस बनाई है फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर रिसर्चर्स, उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं वो रिसर्चर्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे, वो अपने आप को कैसे इक्विप्ड करेंगे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, उन टूल्स को हम AI टूल्स को हम रिसर्चर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, ये भी हम उसके अंदर हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे रिसर्चर्स को फुल हेल्प करें। भारतीय मानक ब्यूरो की लाइब्रेरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था। पार्लियामेंट एक्ट 1986 के तहत इसको भारत मानक ब्यूरो के नाम से जाना गया। भारत मानक ब्यूरो के कलेक्शन में आपको आर्काइव मिल जाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड से रिलेटेड वर्क है सारा, और हमारे जो लाइब्रेरी है वो बेसिकली इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड दोनों में डील करती है। हमारी कलेक्शन में आपको 27,000 से ज़्यादा टेक्निकल किताबें मिलेंगी और 4 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, लाइक जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसके अलावा हमारे पास IEEE का डेटाबेस है, जिसमें 42,000 किताबों को आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल्स, सभी कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। सर्विसेज के दौरान हम लोग डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत मेल के थ्रू हम वाटरमार्क कॉपीज़ स्टैंडर्ड की अपने यूज़र्स को देते हैं। ये यूज़र्स हमारे रजिस्टर्ड यूज़र्स होते हैं, और हमारे यूज़र्स की भी 2 कैटेगरी है, एक्सटर्नल यूज़र और इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र में हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, BIS के ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स हैं, और एक्सटर्नल यूज़र्स में हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को हमारे यहाँ पे 2000 प्लस GST 18% GST के साथ एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसके बाद वो हमारी लाइब्रेरी सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं। यूज़र्स को हम ऑनलाइन सुविधाओं के साथ साथ एक वेब एक्सेस कैटलॉग देते हैं, जिसमें जो ऑनलाइन अवेलेबल है और जिसको चेक करके वो ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड या किताब हमारे पास अवेलेबल है, और वो उसी के तहत अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारी साइट पे BIS की ऑफिशियल साइट पे नो योर स्टैंडर्ड में जाकर इंडियन स्टैंडर्ड को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आजकल ऐप का ज़माना है, हमारे यहाँ पे BIS केयर ऐप है, जिसके थ्रू लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की R नंबर को और हॉलमार्क ज्वेलरी के
HUID नंबर को वेरीफाई कराकर उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जहाँ पे यूज़र्स हमें कनेक्ट कर सकते हैं और BIS से रिलेटेड सारी जानकारी और अपडेशंस वहाँ से ले सकते हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन पे हमारे ऑफिशियल BIS के पेजेस हैं जहाँ पर आए दिन हमारे PRD डिपार्टमेंट नए नए इन्फॉर्मेशंस को डालते हैं। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, तो हमारे यहाँ पे आपको हिंदी का एक अच्छा कलेक्शन मिलेगा। हमारे यहाँ एक सर्कुलेशन डेस्क है जो कि आपको हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 5000 से ज़्यादा हिंदी किताबें हमारे यहाँ पर हैं जो रेगुलर इशू रिटर्न होती हैं। हमारे मानक ब्यूरो का एक मोटो है मानका पथ प्रदर्शक। जैसे कि मानक एक आम इंसान का पथ प्रदर्शक करते हैं उसे सही चीज़ तक ले जाने के लिए, ऐसे ही लाइब्रेरी की भी पहल है कि वो सही इन्फॉर्मेशन को सही यूज़र तक पहुंचाए। कभी रूठेंगे एक बच्चे की जिद में तो कभी लोरी में मन जाएंगे, शब्द जो कागज़ पर ना उतरे तो तारे बन जाएंगे। शब्द तारे बने, जुगनू बने या दीपक, वो अपने उजाले से हमेशा हमें एक नई राह दिखाएंगे जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन शब्दों की उंगली थाम आप भी ऐसे ही सफ़र पर निकल पड़ेंगे। फिलहाल आज साहित्यिकी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।